वो लोग शाम को वापस गए थे, उसका मूड भी अब काफ़ी बेहतर था। आयरन की ड्रिप लगने की वजह से उसकी तबीयत भी ठीक थी अब। आनिया आपी भी अबान को लेकर चली गई थी कब से। इज़्ज़त और रियाज़ के जाने के बाद उसे अब कमरे में ही जाना था। कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उठकर कमरे में आ गई। आसाम बिना शर्ट के करवट लिए सो रहा था, बाजू कान पे रखे वो बेखबर पुरसुकून था। अश्वे आहिस्तगी से चलती ड्रेसिंग रूम में चली आई, हल्के फुल्के कपड़े ढूंढे, चेंज करके बाहर आई तो आसाम सीधा हो चुका था। कशीदा सीने पे फैले बाल उसकी वजाहत में इजाफा कर रहे थे। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और मूछें जो थकन जद होने का पता देती थीं, बंद आंखें, चौड़ी पेशानी जिस पर सोते में भी बल पड़े हुए थे। अकड़े हुए खुद हैं और मुझे कहते हैं। बेसाख्ता होंठ हिले। अश्वे बड़ी फुर्सत से उसे देख रही थी। महावीर से कई गुना वो प्यारा और दिल धड़का देने वाला था, लेकिन उसका दिल तो पहले ही महावीर के नाम की माला जपता था। कैसे वो इस शख्स को दिल में बसाएगी, सोचकर ही रीढ़ की हड्डी सुनसना उठी। काश मम्मा आप मेरा साथ देती। कंफर्ट उठाते वो सोफे पे आ गई। पता नहीं, शायद मैं उनके लिए बोझ बन गई थी। लेटते आंख बंद की। इतने दिनों की थकी हुई थी, जल्द ही नींद की वादियों में चली गई। रंग तो सांवला है लेकिन पुरकशिश है। उसके चेहरे पे नजरें अटकाए पुरसोच अंदाज से बुड़बुड़ाया। फिर कुशन पे बिखरे बाल देखे जो लेयर्स में कटे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। फिर उसकी नज़र तीखी नाक पे अटकी। यहाँ नथली होती तो बस। दांतों तले होंठ दबाए, फिर आगे होकर उसके होंठों पे अंगूठा रखा। जो ही उसने अंगूठा उठाया तो एक छोटा सा खून का कतरा नमूदार हुआ, जिसे झुककर उसने होंठों से चूम लिया। अश्वे चुभन से कसमसाई, आंखें खोली तो आसाम को झुक के पाया। आप तेजी से उठते पीछे हुई, जो दिल धक धक कर रहा था। हाँ, वो आपके होंठ से खून निकल रहा था, वही साफ किया है। फिर अपने हाथ से अपने होंठ पे लगा खून साफ किया। अश्वी जो पहले अपना होंठ छूकर चेक कर रही थी, उसकी उंगली पे लगा खून देखकर दिल धक से रह गया। लम्हे के हजारों हिस्सों में उसे समझ आया था ये खून उसके होंठों पे कैसे गया है। आप मेरा फायदा उठा रहे थे। वो हत्थे से ही उखड़ गई। नहीं, मैं कभी कोई काम फायदे के लिए नहीं करता। बेड से खड़े होते आसाम ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया। फिर आप मेरे इतने करीब तेजी से बोलते ज़्यादा ज़बान लड़खड़ाई, क्योंकि आसाम पर पुरतपिश निगाहों से आईने में उसे देख रहा था। आपके करीब जाने से मेरा कौन सा फ़ायदा होगा। परफ्यूम स्प्रे करते उसकी तरफ आया। मुझे क्या पता। आप अपनी हौस पूरी। जस्ट शट अप। वो जो सोफे को कोने पे लगी बैठी थी, सामने सख्ती थी उसकी थोड़ी पकड़ी। हौस पूरी करनी होती ना तो और भी बहुत सारे तरीके थे मेरे पास। मैं आपके बा ओहो, खुद को कंट्रोल करते उसका चेहरा झटका। बोले, खामोश क्यों हो गए हैं। वो उसे तैश दिला रही थी। अगर मैं अपनी आई पे आया ना तो सांस लेने के काबिल नहीं रहेंगी। स्टडी रूम में जाते उसे वार्न किया हूँ। आए बड़े अपनी थोड़ी को रगड़ते वो उठकर बेड पर आई। खुद को आराम से सोए हैं और मुझे इतनी मुश्किल से नींद आई थी, उठा दिया। बदतमीज। बुड़बुड़ाते कंफर्ट फिर से तान लिया। आज से 13 साल पुरानी फाइल्स निकालते राइटिंग टेबल पे रखी। पहली फाइल पर ही उस शख्स का नाम लिखा था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। वो 31 साल का नौजवान आज भी अपने बाप को मिस करता था। उसके बाप का जो रिश्ता था आज तक किसी को मालूम ना हो सका था। उसके बाबा अपने ख़ास आदमी के अलावा एक और फ़र्द को भी वो तमाम मालूमात देते थे जो उनके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी थी। हर फाइल की एक डिटेल हर फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल तैयार की जाती थी। एक फाइल असम के कमरे में बने इस खुफिया लॉकर में रखी जाती थी और एक फाइल बिजनेस डीलर्स के लिए या जहां भी ज़रूरत होती वहां भेजी जाती थी। उसे पहले पहले ये सब समझ नहीं आता था, लेकिन मरने से पहले जो कुछ उसे उसके बाबा ने बताया था, उसके बाद से आज तक असम ने इन फाइल्स की हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा की थी। फाइल्स के दूसरे सफ़े पे एक ख़त लिखा हुआ था जिसे वो हज़ारों बार पढ़ चुका था। उससे आगे उसका निकाहनामा था जो आज से 13 साल पहले का था। उसका निकाह बाबा ने अपनी मर्ज़ी से करवाया था और उसने भी अपने बाबा का फर्माबरदार बेटा बनकर साबित किया था कि वो उनके लिए सब कुछ कर सकता है। ज- ज़ख़ीत अस अस्सलामुअलैकुम। मैं जानता हूँ तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। तुम मेरे इकलौते वारिस और बहादुर बेटे हो। मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, लेकिन नहीं मिला तो कोई वफादार दोस्त नहीं मिला। मेरा सब कुछ तुम्हारा है और तुम ही मेरे दोस्त हो। मेरे बहुत सारे राज ऐसे हैं जो मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं जद्दी पुश्ती अमीर था। मेरा बाप दादा का अपना कारोबार था जो
मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर ली। अब तुम समझदार हो, लेकिन ये कारोबार तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि टूं टूं। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, मोबाइल बजने लगा। हाँ बोलो। फाइल बंद करते शेल्फ पे रखी। सर, काम हो गया है। रफ़ाकत का फ़ोन था। ठीक है, मुझे वीडियो लाजमी भेजना। पुरसरार सी मुस्कुराहट होंठों पे आई। जी सर। फिर कॉल काट दी। कुछ ज़रूरी फाइल्स लेते वो स्टडी रूम लॉक करता बाहर निकल आया। मोहतरमा अशवे साहिबा बेड पे बरजबान पुरसुकून सो रही थी। उसे एक नज़र देखते जूते पहने, सो लें, रात को बताऊंगा। मैंने खेजी से झुककर उसके कान में कहते बाहर निकल गया। अशवे जो कब से सोने की कोशिश कर रही थी, अभी जब दोबारा आंख लगने लगी थी, उसकी आवाज़ पे आंखें हैरत से खोले अब छत को घूरने में मसरूफ़ हो चुकी थी। आखिर असाम कह कर क्या गया है? बात सुनो। बिनिश ने दूर जाते लड़के को आवाज़ दी, जो अपने जिस्म के गिर्द सेफ बेल्ट बांध रहा था। जी मैम। उस लड़के ने उसकी तरफ देखा। यह महावीर सर को क्या हुआ है? दूर बैठे महावीर को देखा, जो स्मोकिंग कर रहा था। पता नहीं, लेकिन जब से आए हैं ऐसी ही है। बेल्ट सेट करते कहा। बिनिश फिर खुद ही महावीर की तरफ चल दी। ऊंची नीची जगह से होते उसके पास आई। हेलो, क्या हो रहा है? पास बैठे उससे मुखातिब किया। कुछ नहीं, बस सिगरेट फेंक कर जूते के नीचे मसला। ये स्मोकिंग कब से शुरू कर दी है? ऐसे ही बस। वो उठ खड़ा हुआ। ओए आ जाओ। फिर दूर खड़े लड़कों को आवाज़ दी। बिनिश समझ गई थी वो उससे जान छुड़वा रहा है। महावीर उसे इग्नोर करता लड़कों के साथ चला गया। वो वहीं बैठी से जाता हुआ देखती रही। वो हॉस्पिटल में उनके कमरे के सामने खड़ी थी। आसपास लोग और नर्सेस गुजर रही थी। छत पे लगा कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा था। कितनी देर वो वहां खड़ी रही, फिर लखड़ाई, वापस मुड़ी। अब उसका रुख कैमरे की तरफ था। चेहरे पे परेशानी वाज़ेह महसूस हो रही थी। वो समझ गई ये कौन सा वक्त था। दिल डूब कर उभरा। उनकी बेटी ने वो सब सुन लिया था, और सुना भी कैसे, इन्हीं की ज़बानी से। वो कोई बहाना, कोई झूठ नहीं बोल सकते थे। अब उसके सामने क्या इज्जत रह गई थी? उस दिन आयशा घर गई हुई थी, कुछ सामान लाना था। उनके पास उनका पुराना और जिगरी दोस्त अली बैठा था, जो उनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता था। उसके सामने दिल का बोझ हल्का करते वो अपनी बेटी को नादस्तगी में सब कुछ अपने मुंह से बता गए थे। स्क्रीन में अब वो दीवार के सहारे चल रही थी। अगला क्लिप सीढ़ियों का था, जहां वो बैठी रो रही थी। फिर वहां से उठकर हॉस्पिटल से बाहर निकली। उसे कुछ खबर नहीं थी कहाँ जा रही है। जैसी एक रेत का पुतला चल रहा हो और ज़रा सी हवा चले और वो ढह जाए। अश्वे भी गिरी थी। स्पीड से आती गाड़ी ने बामुश्किल अपना रुख बदला था, वरना अश्वे कुचली जाती। उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। ज़मीन पर गिरते उसका सर फुटपाथ से टकराया। चंद सेकंड में वहां से खून की लकीर निकली थी। हमीद शर्मिंदगी और तकलीफ से वो सब देख रहे थे। बस एक और अटैक की दूरी पे थी उनकी जिंदगी। टू टू। इससे पहले कि उनकी जान निकलती फ़ोन बजा। हमीद साहब, कैसी लगी अपनी बेटी की ज़िंदगी? खुशी उसके लहजे से साफ महसूस हो रही थी। वो जानता था इस वक्त हमीद साहब की क्या हालत होगी। उसका क्या कसूर है? मुझे सज़ा दो ना। वो मिनमिनाए। आपको ही तो दे रहा हूँ। देखें, आपको दर्द हो रहा है ना? कितनी तकलीफ में आप इस वक्त। मुस्कुरा कर कहते पीछे टेक लगाई। वो इस वक्त ऑफिस में था, और आपकी ये तकलीफ अभी भी बहुत कम है इस तकलीफ से जो मैंने उम्र काटी, कम उम्री में बर्दाश्त की है। अभी तो आप इसकी नज़रों से गिरे हैं। अभी तो आपने उसे मरते हुए देखना है। सफाकी से कहते वो एक लम्हे में अश्वे की ज़ात को हवा में उछाल गया था। जवान बेटी की मौत पे आप को दर्द होगा, वो बोल रहा था, और हमीद बेबसी से सुन रहे थे। खैर, अभी मैं घर जा रहा हूँ, कल के लिए तैयार रहना, एक नए अटैक के लिए। फ़ोन बंद करते उठ खड़ा हुआ। हमीद साहब फुट फुट कर रो दिए। काश काश वो लालच में आकर वो सब ना करते। मोबाइल दिया उसने। दानिया उसके बाल बना रही थी। चोट की वजह से 2 दिन से बालों को सीधा नहीं किया था, इसलिए अब इख्तियार से खुद ही कंघी कर रही थी। नहीं तो मांग लेती ना। शीशे में उसे देखा, कैसे खफकी से इन्हें देखा, जैसे बीवियां मांगती हैं। उसके मुंह बनाने पर वो मुस्कुराई। मैं बीवी थोड़ी हूँ उनकी। मैं तो। वो रुकी। पता नहीं उनके इल्म में था भी या नहीं। वैसे आप उनकी सगी बहन है? बात बदली। तुम क्यों पूछ रही हो? बाल पिन अप करते वो उसके सामने आई। क्योंकि मैंने सुना था असम अकेले हैं, मतलब उनका कोई और बहन भाई नहीं है। हाँ, मैं उसकी फुप्पो की बेटी हूँ। और वो बच्चा, उसे अभी उसने एक ही बार देखा था। कौन? अबान? शायद वही। उसने देखा ही एक बार था, नाम कैसे पता होता? वो असम का बेटा है। क्या? उसे झटका लगा। आप लोगों ने झूठ बोला है हमसे? उसे शदीद दुख हुआ। मतलब इसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था। नहीं, तुम्हें असम ने कुछ नहीं बताया? वो तो खुद हैरान हुई। इन्हें लगा उसे सब पता होगा। मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बताया। सदमे से चूर लहजे में बोला।
अच्छा, अब तो तुम अकेली ही हो ना, टेंशन ना लो। उसे रिलैक्स किया। मुझे नहीं है टेंशन, बस बताना चाहिए था। हो सकता है तुम्हारे वालिदैन को पता हो। वो खामोश हो गई क्योंकि उसके वालिदैन की तो बात ही कुछ और थी। उन्होंने तो जानबूझकर उसे जहन्नम में झोंका था। तुम परेशान ना हो, उसे तसल्ली दी। असाम बहुत अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा। वो फिर कुछ देर वहां बैठी रही। अश्वी भी बस हूँ हाँ करती रही, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो रही थी। अब फिर सबसे दिल उठ गया था। रियाज बेटा, वो अपने कमरे में बैठा लैपटॉप चला रहा था। अश्विक की तमाम चीजें अब उसी की थी। जब हमीद उसके कमरे में आए, जी बाबा, वो सीधा हुआ। कल तुम अश्विक से मिलने गए थे, पास बैठे कहा। कुछ दिनों में वो इन कुछ दिनों में बहुत बूढ़े लगने लगे थे। एक तो अटैक की वजह से और दूसरा असम की वजह से। क्या हाल था उन उसका? पूछा। ठीक थी वो, और भाई किसी दावत से वापस आए थे। भाई से ज्यादा बात नहीं हुई। अश्विक के साथ काफी वक्त गुजारा, इन्हें बताया। खुश थी, जांचती नजरों से देखा। जी, मुझे तो ठीक लगी थी। आप लोग चले जाए मिलने। मिस कर रही थी आपको और मम्मा को। नहीं, मेरा मतलब है मैं अभी मसरूफ हूँ तो वक्त निकाल के जाऊंगा। तुम अपनी माँ को ले जाना। वो गिड़बड़ा गए। वो उसका सामना नहीं कर सकते थे, अब तो हरगिज नहीं। मामा ने कहा तो ले जाऊंगा, लेकिन उनका भी कोई इरादा नहीं लगता। उनका चेहरा देखा। नहीं, वो तो जाएगी। मैं कहूंगा उसे, हमारी बेटी है, उसे तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है, अभी तो 2-3 दिन तक मेरे टेस्ट हो रहे हैं। मैं संडे को ले जाऊंगा। उसकी कुछ चीजें भी हैं यहाँ, वो भी देनी है, मांग रही थी। ठीक है, जाने से पहले मुझे मिल लेना। जी बाबा। फिर वो चले गए तो रियाज ने दोबारा लैपटॉप सीधा कर लिया। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। बोर हो कर भी अब दिमाग दुखने लगा था। टीवी पे भी कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं था जो बैठकर देख लेती। मोबाइल तो था नहीं उसके पास। बुक देखती हूँ कोई उठकर स्टडी रूम की तरफ आई, लेकिन वो भी लॉक था। हद है, ये कौन लॉक करता है? मैं बुड़बुड़ाते घूमी। एन उसी वक्त असाम कमरे में दाखिल हुआ। उसने उसकी बुबराहट बखूबी सुन ली थी। हाँ, आपसे ऐसी ही तवक्को की जा सकती है, तड़क कर कहा। कुछ दिनों में ही जान गई हो? आईब्रो उचकाते दांत दी, फिर जूते उतारे। कफ खोलकर वो फोल्ड कर चुका था। कपड़े निकाल दें। बेड पर बैठते हुक्म सादित किया। क्यों? मैं क्यों निकालूं? अश्विक के सर पे लगी। क्योंकि बीवी ही शौहर के कपड़े निकालती है। पॉकेट से मोबाइल निकाला। ऐसा कहाँ लिखा है? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। अश्विक दूसरी तरफ जाकर बेड पर बैठी, मेरी बुक में मोबाइल पर नजरें जमाए कहा, जल्दी से निकाल दें, मुझे और भी काम करने हैं। मोबाइल बंद करते दोबारा पॉकेट में रखा। पहले मेरा मोबाइल वापस करें। जल्दी से याद आने पे बोली। भूल जाएं कि आपको कभी मोबाइल मिलेगा। कहर उधर नजर डालते उठ गया। उससे बहस करके खुद ही लेट हो रहा था। ड्रेसिंग रूम में जाते अंदर से लॉक कर लिया। अश्वे बस कलस कर रह गई। थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो बुनैन कंधे पर झूल रही थी। टावल लपेटे वो बाथरूम में चला गया। हद है, शर्म ही नहीं आती। अश्वी जो दरवाजा अनलॉक होने की आवाज पे उसकी तरफ देखने लगी थी, उसे ऐसी हालत में नमूदार होते शर्मिंदा सी हो गई। हाँ, तो हर तरफ मुंह उठाकर नहीं देखते ना। अंदर जाते जाते भी उसे सुना गया था। बंदे को खुद भी पता होना चाहिए कि कमरे में उसके अलावा भी कोई है। वो ऊंची आवाज में बोली। इस बंदे को पता है बाहर उसकी बीवी है, जो उसे हर हालत में देख सकती है। सर बाहर निकालते उससे तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। बदतमीज। वो तलमिलाकर रह गई। सर, यहाँ पे साइन कर दें। रफाकत ने उसके सामने फाइल रखी थी। ये उसी जमीन के कागजात है जिस पर उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी। यही जमीन उस आदमी ने ली थी जो बहाने बनाता फरार हो गया था। आज से ये ऑफिशियली तौर पर हमारी। यहाँ पे दोबारा से फैक्ट्री बनेगी। एग्रीमेंट्स और परमिशन के तमाम कागजात निकालें। ये सब तुमने संभाल के रखने रखने ही है। फिर रफाकत को वो फोल्डर दिया। और ये नक्शा है। इस उस वक्त कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो लोग इस वक्त फार्म हाउस में थे। रात के 11 बजे इन लोगों ने इस फैक्ट्री के दोबारा से बुनियाद रखी थी, वो जो उसके बाबा ने अपनी जिंदगी में खुद तबाह करवा दी थी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल पिक होते ही सलाम किया। दानिया आपी के मोबाइल से उसने रियाज को कॉल की थी। मैं अश्वे बोल रही हूँ। उससे पहले के रॉन्ग नंबर समझकर काटता जल्दी से नाम बताया। वालेकुम अस्सलाम। पहचान ली थी आवाज़। अपना मोबाइल कहाँ है? वो ख़राब हुआ है। तुम मेरा एक काम करोगे? वो जल्दी जल्दी बात कर रही थी। हाँ बोलो। वो भी सोने के लिए लेट रहा था। कल इज्जत से मेरे नावल तो लेके दे जाना। न्यू भी ला देना कोई अच्छे से। इज्जत को साथ ले जाना मार्केट। और मेरी कबर्ड के लॉकर में जो कुछ भी हो वो सब ले आना, ठीक है? अच्छा, लेकिन तुम मुझे ये सब
व्हाट्सएप पे भी लिख कर भेज दो, अभी मैं सो रहा हूँ। ओके, मैं दानिया आपी के नंबर से ही भेजती हूँ, नंबर भी सेव कर लेना। आसाम के अंदाज से वो इतना तो समझ गई थी कि मोबाइल उसे नहीं मिलेगा, उसे दानिया आप ही का ही कुछ ही मोबाइल इस्तेमाल करना था। तेज़ी से व्हाट्सएप खोली, कोई पता नहीं था असाम कब वापस आ जाता। जल्दी से सब टाइप करते मैसेज सेंड किया इससे पहले कि वो डिलीट करती। असाम दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। अश्विन ने जल्दी से मोबाइल तकिए के नीचे खिसकाया। असाम उसकी हरकत की स्पीड से समझ गया था कुछ गड़बड़ है। उसने कुछ कहे बिना स्टडी रूम में चला गया फाइल्स रखने। अश्विन ने सुकून का सांस लिया और मोबाइल को बेड के नीचे रखा। नीचे रखते उसकी लाइट ऑन की। अश्विन खौफ की वजह से ध्यान नहीं दे पाई और सोने के लिए कफट ओढ़ लिया। आसाम फाइल रखकर वापस आया तो वह सो चुकी थी। जूते उतारकर वो उसकी तरफ आया, फिर नीचे झुककर मोबाइल उठाया। वो स्टडी रूम में लगी स्क्रीन से देख चुका था। ये दानिया आपी का मोबाइल नीचे कैसे गिरा? मोबाइल ऑन करते उसे कंफर्ट ताने देखा। मुझे क्या पता, वो जो सख्ती से पकड़े लेटी थी बेख्तियार जबान से निकला। आप जाग रही हैं? उसके चेहरे से कंफर्ट हटाते देखा। अश्वे का रंग उड़ चुका था। एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती। सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। मैंने नहीं मांगा था आपी, वो खलखलाई। पिछली बार भी आप ही देख कर गई थी। उसके गिरेबान में हाथ डालते कमीज को ऐसे मरोड़ा के आसाम की उंगली उसकी शहरग से लगी। सॉरी, उसकी सांस अटकी और वो और जोर से गिरेबान को मरोड़ रहा था और अश्वे की सांसें बंद हो रही थी। उंगलियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझ से सांस, उसका दम निकलने लगा। आसाम की शर्ट थाम में उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कैसे ले पाती? आसाम की आंखों में खून उतरा हुआ था जैसे। झटके से उसका गिरेबान छोड़ा। नेक्स्ट नहीं छोड़ूंगा। बहती आंखों से खांसते हुए अश्विन ने आसाम को देखा जो उसे खूनखोर नज़रों से देख रहा था। मेरी कही हुई हर बात पे आपने आंखें बंद करके अमल करना है। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आप ये मत समझे कि आपकी ज़िंदगी यहाँ आसान होगी। ये बात हमेशा याद रखना। बिकने वाली चीज़ें ही होती हैं और चीज़ों को उनकी जगह पे रखना मुझे बहुत अच्छे से आता है। उसके सर के पीछे इख्तियार से हाथ रखते उसकी आंखों में झांका जो खौफ और तकलीफ से सुर्ख पड़ गई थी। उसकी सांस अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। आसाम ने उसकी कमर के गिर्द बाजू बांधते अपने करीब किया, फिर सांस देने के लिए होंठों को कैद किया। अश्विन इतना सितम और फिर इतनी कुर्बत, वो बस बेहोश होकर गिर जाती अगर आसाम ने उसे कमर से ना पकड़ा होता। उल्टे काम नहीं करेंगी तो सुकून से रहेंगी। उसका साथ सीने से लगाते कमर थपथपाई। वो इतना डर जाएगी उसे अंदाज़ा नहीं था। हमारे जिस्मों पे लगे बूसों के निशान इन चाहे मिलन के गवाह हैं। हमारी रूहें तो कब की मर चुकी हैं। हमें हक के महर में खामोश आहें और सिसकियाँ मिली हैं और जिस्म एक ऐसे शख्स के पास है जो कागज़ों पे तो हमारा महरम है, लेकिन दिल का महरम तो कोई और है जो दिल में आज भी मुकीम है। जिस्म फरोशी करने वाली औरत और हम में क्या फ़र्क है? वो भी तो किसी गैर को जिस्म देती है और हम भी। जिस्म अपनी इस नाकदरी पे नोहा करना चाहता है, लेकिन रोज़ इस जिस्म को नोचने वाला इस बात की इजाज़त नहीं देता। सुबह के 10 बजे उसकी आंख खुली। सर में शदीद दर्द था, शायद चोट की वजह से। सर के पीछे हाथ लगाने की कोशिश की तो ऐसा लगा पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका हो। उसके जिस्म से आग निकल रही थी। बुखार की शिद्दत से चेहरा सुर्ख और आंखें पीली हो रही थी। बामुश्किल उसने करवट बदली। आसाम वहाँ मौजूद नहीं था। रुख बदलने से दर्द की शदीद लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। कोई जरिया नहीं था कि वह किसी को बुलाती। कि कितनी कुछ देर उसी हालत में बेसुध पड़ी रही। फिर अपने अकेलेपन पे आंखों में नमकीन पानी भरने लगा। उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। गाल के नीचे अटकाए हाथ पे आंसू गिरा। शादी से कुछ दिन पहले अश्वे उसके पास आई थी, घबराई हुई। अश्वे, मैंने भाई से तुम्हारे बारे में बात की थी। वो जो रो रो कर थक गई थी, अब साख सी लेटी छत को घूर रही थी। इज्जत की आवाज़ पर उसे देखा। भाई ने क्या कहा? क्या कहा कि वो तुम्हें इस नज़र से नहीं देखते, और ये भी कहा कि मैं तुमसे कहूँ कि उनके बारे में ऐसा कुछ भी ना सोचो। अश्वे के पास एक छोटी सी उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई। जब महावीर ही उसके साथ नहीं था तो वो अकेली कहाँ तक सबको मना सकती थी। अब उसकी किस्मत में ही महावीर नहीं था। इज्जत और भी बहुत सारी बातें करती रही, लेकिन अश्वे का अब दिमाग वहाँ मौजूद नहीं था। हेलो लिटिल गर्ल्स, अभी तक सो रही हो? दानिया जो नाश्ते के लिए उसका इंतज़ार करती रही थी, उसके ना आने पर ऊपर आई। वो आंखें बंद किए लेटी ही थी। उठ जाओ अश्वे, उसने करीब आते कहा। आप ही बमुश्किल होठों को हरकत दी। पूरा जिस्म दर्द से बेजान हो रहा था। जी मेरी जान, उसकी दर्द से चूर आवाज़ पे दानिया का दिल परेशान हुआ।
अश्वे बस इन्हें देख कर रह गई, फिर हिम्मत करके बैठी। बेटा तुम्हें तो बुखार है, वो भी इतना ज्यादा। उसकी तपती पेशानी को छूते फिक्र से कहा, मुझसे हिला नहीं जा रहा। बेबसी से आंसू निकल आए। लेटी रहो। उसे सीधा करके लिटाया। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मोबाइल लेने वो नीचे चली गई। उसका पूरा जिस्म सुलग रहा था, गर्म सांसें जैसे नत्थे सुलगा रही थी। तपिश से उसका चेहरा तनाव का शिकार था। कुछ देर बाद वह वापस आई, साथ मुलाजमा भी थी, जिसके हाथ में पट्टियां और ठंडे पानी का बाउल था। दानिया ने उसके पास बैठते मुलाजमा से बाउल लेकर साइड टेबल पे रखा, फिर पट्टियां गीली करके उसके माथे पर रखी। अश्वे आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस नॉर्मल बुखार है, इंशाल्लाह आप ये दवाएं दें, ठीक हो जाएंगी। प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते डॉक्टर ने दानिया से कहा, अभी ये इंजेक्शन लगाना है। उन्होंने कुछ खाया पिया है? फिर दानिया को देखा, नहीं अभी तक कुछ नहीं खाया। कुछ खा लें फिर मैं लगाता हूँ। फिर हल्का फुल्का नाश्ता करके उसे इंजेक्शन दिया, फिर वो चले गए। दानिया उनको बाहर तक छोड़कर आई। इंजेक्शन लगा गया था, अब वो आराम कर रही थी। सर पुलिस आई है। वो अरे वो आर्किटेक्ट के पास बैठा नक्शे पे तफसीली जायजा ले रहा था जब रफाकत थमता हुआ उसके पास आया। वो लोग इस वक्त साइड पर थे, नज़र आ गया है। वो लोग कुर्सियों पर बैठे उसी तरफ देख रहे थे। पता करो क्यों आए हैं। उसे अंदाज़ा था ऐसा कुछ होगा। जी सर। रफाकत वापस पलटा। पुलिस की गाड़ी करीब पहुंचकर रुक चुकी थी। अगले 10 सेकंड में 2 हवलदार इनके करीब आए। आपकी गिरफ्तारी के वारंट है। आसाम के आगे लहराया। क्यों? अपनी जगह से उठते उसे घूरा, फिर उसके हाथ से पेपर पकड़कर पड़ा। ये भेजने वाले साहब खुद नहीं आए। ब्राउन चश्मा उतारते उसने गाड़ी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते कलाई आगे की। गिरफ्तार कर सकते हो तो कर लो, उसके बाद क्या होगा इसके जिम्मेदार फिर मैं नहीं होऊंगा। आप कर क्या सकते हैं मिस्टर आसाम शेख? गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अंदर से 27-28 साल की पुलिस इंस्पेक्टर निकली। काफ़ी खूबसूरत भी थी। बहुत कुछ कर सकता हूँ। कंधे उचकाए वो रिलैक्स था। अभी आपको जॉब की वार्निंग मिलेगी। आंख दबाते हुए उसे देखा। अच्छा, इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसका मोबाइल बजा। घूरती नज़रों से आसाम को देखा, फिर पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कान से लगाया। 2 सेकंड में चेहरे से वाजे हो गया कि क्या कहा जा रहा है। वापस चलो। मोबाइल वापस जेब में डालते सबको इशारा किया, फिर आसाम के करीब आई। ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, अंडरस्टैंड? स्टिक इसके सीने पर बजाते वह काफ़ी तैश में लग रही थी, लेकिन कानून तो हाथ में ले सकता है। उसके कान के करीब होते वो जता गया और परीक्षे उसके इतने एटीट्यूड पर जल भुन गई। गुड बाय। आसाम ने एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से नवाजा। एक दिन खुद हथकड़ी पहनाऊंगी। उसके करीब से गाड़ी निकालते हुए परीक्षा ने उसे वार्न किया। आसाम साथ झटकते वापस जगह पर आया। ये मोहतरमा कुछ ज़्यादा बाजू लंबे हो रहे हैं, काटने पड़ेंगे। बैठते रफाकत को देखा। जब पुलिस इस एरिया में इंटर हुई थी तभी आसाम ने मैसेज कर दिया था। फिर वो पूरा दिन वहीं छोटे छोटे कामों में गुजार गया। मेंशन में अश्वे किस हाल में थी, उस सब से वो बुत बेनियाज था। सेठ अली, जो किसी दौर में असवंत का गार्ड हो रह चुका था, अब अपने इलाके के वडेरों में शामिल अपने इलाके के कई लोगों पे हुकूमत कर रहा था। वो जो किसी का हुक्म था, आज हाकिम बना जुल्म की इंतहा कर रहा था। उसके अंडर जितने भी लोग थे सब के सब उससे खौफ खाते थे, क्योंकि सेठ अली किसी को भी मारने पे घबराता नहीं था, फिर चाहे अगला कसूरवार हो या ना हो। ये रुतबा आज से 13 साल पहले से मिला था। आज से 13 साल पहले वो एक बहुत बड़ी हवेली में गार्ड की नौकरी करता था। उसका मालिक एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ इंसान होने के साथ साथ कशीदा दिल भी था। हर माह उसकी तनख्वाह में इजाफा होता। इस नौकरी से वैसे तो बहुत खुश था, लेकिन कभी कभी ख्याल आता कि काश वो भी असवंत की तरह कामयाब इंसान होता और ऐसे कई नौकर और गार्ड्स उसके गुलाम होते। लेकिन कैसे? उसने अपनी आधी ज़िंदगी असवंत का गार्ड बनकर गुजार दी थी। हाँ, वहाँ गेट के सामने बैठा वो आते जाते लोगों को देखता। इन आते जाते लोगों में एक दिन हमीद का गुजर हुआ, फिर वो वहाँ से रोज़ गुजरने लगा। अली उसे देखता। शक्ल से वो सीधा और बिल्कुल मासूम लगता था। उसका हवेली की तरफ देखना अली नोट करता था। एक दिन उसके जहन में एक ख्याल आया। इस ख्याल का मदारो वो गुजरने वाला शख्स था जो उसकी ज़िंदगी का पत्ता खेलने वाला था। अस्सलाम वालेकुम असवंत साहब। असवंत लाइब्रेरी में बैठे बुक पढ़ रहे थे जब अली इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, आओ अंदर आओ। उसे अपने पास बुलाया। वो सर, दरअसल आपसे बात करनी थी।
हाँ हाँ कहो। किताब बंद करते उसे देखा। असल में मैं गेट पे अकेला होता हूँ। अक्सर असाम साहब को कहीं जाना पड़ जाए तो मैडम मुझे साथ भेज देती हैं। फिर पीछे गेट पे कोई नहीं होता तो मैं सोच रहा हूँ अगर आपको मुनासिब लगे तो एक और गार्ड रख लें। ठीक है। असवंत उसकी बात समझ गए थे इसलिए उसी को तलाश करने के लिए कह दिया। अगले दिन हमीद असवंत के सामने खड़ा था। असवंत को इसकी काबिलियत और दयानतदारी से बहुत फ़ायदा हुआ। जब वो अली से अगले रहते पर पहुंचने लगा तो अली को लगा उसने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती हमीद को वहां लाकर कर दी थी। हमीद असवंत के दिल के बहुत करीब होता गया। इसके तमाम बिजनेस में हमीद का नाम आने लगा और अली वहीं गेट के सामने बैठा असवंत के बाद हमीद को कामयाब होता देख रहा था। उसने अपना प्लान चेंज किया। वो एक रात थी, बहुत भयानक रात। गार्ड का काम होता है हिफाजत करना, फिर चाहे वो दिन के उजाले में करे या स्याह घनघोर रात में। लेकिन ये मुहाफिज लूटने के लिए पहुंचा, पहले इज्जत और फिर दौलत, और ये दोनों चीज़ें थी असवंत की। शी सबके सोने के बाद वो मिसेस असवंत के कमरे में आया। असवंत साहब आजकल बिजनेस टूर पे थे। मौका अच्छा था। अली ने हमीद का हुलिया अपनाया और मुंह पर कपड़ा करके वो अंधेरी रात में मिसेस असवंत को लूटने पहुंचा। वो नहीं जानता था वहां दो लोग मौजूद थे। असाम जो बाथरूम में था शोर की आवाज़ पे बाहर निकला तो हमीद उसकी माँ को काबू किए उसके कपड़े फाड़ रहा था। असाम में पास पड़ा औजार उठाकर उसके सर पर मारना चाहा लेकिन उसने देख लिया। उससे पहले कि वो औजार उसके सर पर लगता उसने पास पड़ी शीशी की बोतल उठाकर असाम के सर पर दे मारी। वो रात असाम की जिंदगी की संगीन रात थी। अपनी माँ के लिए वो कुछ नहीं कर पाया था। वो अपने बाप से भी नहीं कह पाया कि ये सब किसने किया है। उसे हमीद से नफरत हो गई थी। दूसरी तरफ अली बिना शादी के बाप बनने वाला था। ये खबर कुछ दिन बाद ही शेख हाउस के हर मुलाजिम को पता चल गई। लेकिन ये बात जानते थे कि मिसेज आसाम एक्सपेक्ट कर रही है। असवंत की नींदें उड़ गई क्योंकि वो जानते थे कि उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह बाप बनते। उन्होंने ये बात हमीद से की। हमीद ने इन्हें मशवरा दिया कि अबॉर्शन करवा दें, लेकिन उससे पहले कि वह अबॉर्शन करवाते अली ने चाल चली और हमीद के जहन में बिठाया कि हर तरफ ये ही कहा जाएगा कि ये बच्चा असवंत का ही है। कौन सा किसी को पता चलेगा। ये बात बस इन तीनों के दिलों में ही दफन हो जाएगी। मिसेज हमीद इस हादसे के बाद पागल होने लगी थी। हर वक्त रोती और चिल्लाती रहती। 9 महीने गुजरे। एक बच्ची ने दुनिया में आंख खोली जिसे देखकर मिसेज असवंत की मुराद पूरी हुई। बेटा तो पहले ही था, अब बेटी भी अल्लाह ने दे दी थी। नाजायज़ ही सही था तो वो उनके जिस्म का टुकड़ा ही, और यही बात असवंत को काट खाई। वो एक नाजायज़ बच्ची को नहीं पाल सकते थे। उन्होंने उसे ख़त्म करने का सोचा। फिर हमीद से बात की। उनके कहने पे हमीद ने एक कत्ल किया था और वो कत्ल मिसेज असवंत और उनकी नवमौलूद बेटी का नहीं बल्कि असवंत का खुद था। ये एक बहुत बड़ी और बुरी सच्चाई थी। ये नफरत का दूसरा पौधा था जो आसाम के दिल में हमीद के लिए लगा था। वो रात को देर से घर आया। कमरे में दाखिल होती बेड की तरफ नजर गई। अश्वे दूसरी तरफ रुख किए लेटी थी। एकदम से कल रात वाला वाकया याद आया। जूते उतार कर साइड पर रखते सामने लगे मिरर से उसका चेहरा देखने की कोशिश की। आंखें बंद किए। शायद वह सो रही थी। 10 मिनट में फ्रेश होकर वापस आया तो वह होंस उसी हालत में लेटी थी। शायद नाराज है। बाल बनाते उसे नजरों में रखा हुआ था। पलकें हल्की हल्की लहज रही थी। चेहरा अभी तक सुर्ख था। अपनी साइड पे आकर बैठा। उसके बैठने पर भी अश्वे ने कोई हरकत नहीं की। अश्वे, उसे अब गड़बड़ का एहसास हुआ। उसके करीब होते उसके कंधे पर हाथ रखा जो तप रहा था। अश्वे उसे सीधा किया। वो कढ़ा कर रह गई। बुखार है आपको? आंखें खोलें। रुख अपनी तरफ किया तो सर ढलक गया। जल्दी से फ़ोन उठाकर डॉक्टर को कॉल करके बाहर आया। दानिया आपी को आवाज़ दी। वो जो किचन में थी फ़ौरन ऊपर आई। कब से इनकी तबीयत ख़राब है? बंदा देख ही लेता है यार। परेशानी उसके पूरे वजूद से छलक रही थी। जी देख चुकी हूँ और अभी उसी के लिए परहेजी खाना बना रही थी। तुम्हें ही नहीं पता था? उसे जताते अश्वे के पास बैठे। उसे फिर से बुखार हो गया था। पहले दोपहर में एक बार ठीक हो गई थी। तुम्हारी बीवी है, तुम्हें चाहिए उसका ख्याल रखो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ है अपने कामों से। उसे डांटते रूम फ्रीज़र से बर्फ़ के क्यूब्स निकाले। फिर बाउल जो सुबह से वहीं पड़ा था उसमें पानी डालने उसके माथे पर पट्टियाँ रखी। असाम को अभी उनकी डांट ज़रा भी बुरी नहीं लग रही थी। अब यहाँ टहल क्यों रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ। मुस्कुराहट छुपाते उसे देखा जो मुसलसल टहलते अश्वे को ही देख रहा था। डॉक्टर आ रहा है। रुका, फिर उनके करीब आया। कब से बुखार है? तुम बताओ। रात को ठीक थी।
हाँ, वो बिल्कुल ठीक थी। सुबह हुआ हो शायद, उसे गिल्ट हुआ। अगर रात को वो थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल कर लेता तो अभी उसकी ये हालत ना होती। पहले हाथ की छोटी उँगली पे प्लास्टिक लगा हुआ था, सर के पीछे लगे अलग से चोट थी, ऊपर से ये परेशानी को मसलते वो परेशान था। कुछ देर में वही डॉक्टर दोबारा आया था। क्या हुआ? अभी तक आराम नहीं आया? अपना बैग रखते उसके पास आया। नहीं आया होता तो बुलाते। उसकी फ़िज़ूल बात पर आसाम अखड़ा। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया। ज़्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल नॉर्मल बुखार है, ये ठीक हो जाएंगी। बस इनकी खुराक का बहुत ख्याल रखें और ये ड्रिप लगवाएं इन्हें, आयरन की कमी है। ज़्यादा परेशान ना हो, बिल्कुल नॉर्मल बुखार है, ये ठीक हो जाएंगी। बस इनकी खुराक का बहुत ख्याल रखें और ये ड्रिप लगवाएं इन्हें, आयरन की कमी है। ओके, कोई और प्रॉब्लम नहीं? नहीं, अब बस आप बस ड्रिप मंगवा लें, फिर मैं लगाता हूँ। फिर आसाम ने कॉल करके ड्रिप मंगवाई, जो डॉक्टर लगा कर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद दानिया आपी कुछ देर वहाँ बैठी रही, फिर वो भी नीचे चली आई। अबान सो चुका था। अपने कमरे में आकर उन्होंने किसी को कॉल की। काम हो गया है बाबा? एक पुरसरार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नुमाया थी। 1 घंटे की ड्रिप के दौरान अश्वी कुछ बेहतर हो गई थी। ड्रॉप उतारते आसाम ने उसका तकिया सीधा किया। कुछ देर सो जाए, कमज़ोरी ख़त्म हो गई। कंफर्ट उस पर सीधा किया। नहीं, बाहर जाना है। सारा दिन कमरे में बंद रह रह के उसका दिल घबरा रहा था। अभी ठीक नहीं है, जब ठीक होगी मैं खुद बाहर ले जाऊंगा। ठीक हूँ मैं। गुदगुदी के बावजूद वो बैठ गई। आसाम ने सहारा देकर उसे खड़ा करना चाहा, लेकिन अश्विन ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे आपकी हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहा करें। तंज करते उठने की कोशिश की, लेकिन सर इतना चकरा रहा था कि वापस बैठ गई। आसाम साइड पे खड़ा उसे देखता रहा। जाए आप बाहर। वापस बैठते देख चोट की। आपको देखकर ही कह रहा हूँ, आराम करें। सीने पे बाजू बांधे, टांगे थोड़ी सी खोल कर खड़ा उसे देख रहा था। हाथ तो उसने लगाने नहीं देना था, कोशिश करके अपनी ही बेइज्जती हो जाती। अश्विन कोई जवाब दिए बिना बैठी रही और आसाम भी खड़ा रहा। आप जाकर सो जाए, मेरी फिक्र ना करें। उसके यूं अकड़ कर खड़े होने पर अश्विन को उलझन हो रही थी। फिक्र नहीं है, वो जमा रहा। बस देख रहा हूँ आपकी जिद कब टूटेगी। हाँ, किसी को परवाह नहीं है। उसकी बात पर अशे का दिल उदास हुआ। खुद से कहते वह पीछे होकर लेट गई। आसाम भी अपनी तरफ आकर लेट गया। हल्का एसी ऑन करते अश्वे को देखा, वो आंखें मूंदे कुछ सोच रही थी। सो जाएं, सारा दिन ऐसी ही बेचैनी में गुजारा है। उसे जबरदस्ती घसीट कर खुद से लगाया। पहले तो वो तो फुड़फुड़ाई, फिर उसके कशीदा सीने में मुंह छुपा लिया। यही अल्लाह के बाद उसका आखिरी सहारा था। जन्नत के पत्ते भी पड़ा पड़ा हुआ है, वापस रख। जन्नत के पत्ते भी पड़ा हुआ है, वापस रख। अब हयात भी पड़ा हुआ है। इज्जत और रियाज इस वक्त उर्दू बाजार में घूम रहे थे। यार, ये पीर काबिल ले लो, ये भी निमरा अहमद का है। रियाज कोई 10 नावल देख चुका था, ये सब पढ़े हैं। माला लेना था, वो मिल नहीं रहा। कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे मिलेगा। रियाज आजिर था। सब दुकानदारों ने यही कहा था कि वो अभी नहीं आया। थक गए इतनी जल्दी। अगर तुम्हारी बीवी ही नावल पढ़ने वाली हुई तो क्या करोगे। उसकी पतली होती हालत को इज्जत एंजॉय कर कर रही थी। मैं निकाह नामे पर शर्त लिखूंगा कि उसे नावल पढ़ने का पागलपन ना हो। अगर हुआ तो फिर बेशक वो नावल्स के साथ शादी करे और इन्हीं के साथ हनीमून पे जाए। वो लोग इस शॉप से भी बिना कुछ खरीदे बाहर निकल आए थे। अगर तुम्हें पता ही बाद में चले। फिर इज्जत ने बाल सीधे करते उसे देखा। जीन्स पर शॉर्ट शर्ट्स के साथ गले में दुपट्टा लपेटे वो उसके आगे आगे चल रही थी। पीछे शो शॉर्ट्स पहने उकताया हुआ रियाज उसके पास उसको देख रहा था। तलाक दे दूंगा, कंधे उचकाते वो उससे 2 कदम आगे निकल गया था, जबकि इज्जत मुंह खोले शॉक्ड हुई। उसका दिल जोर से धड़का। उसे रियाज अच्छा लगने लगा था, लेकिन क्या वो उसे पसंद आएगी। उसने भी तो महाबीर और अश्वे को जुदा करने में अहम किरदार अदा किया था। अब अगर वो सब पलट कर उस तक आ जाए तो। वो लापरवाही से जाते रियाज को देख रही थी। ऐसा भी होता है। तेजी से फासले तय करते उसके साथ कदम मिलाया। ना होता हो, लेकिन मैं कर दूंगा सच में। जितना अभी मैं आप लोगों के लिए ख्वार हो रहा हूँ, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अब अब इतना भी नहीं है। बस अगली शॉप पे देखते हैं, कोई अच्छा मिले तो। 3 तो हो गए हैं, 2 और लेंगे। उसे तसल्ली दी।
पिछली 3 हमने 3 घंटों में लिए हैं, अगले 2 घंटे और ज़ाया नहीं कर सकता। इतनी देर में तो हम अश्वे से मिलकर भी आ चुके होते। मैंने तो नहीं कहा था ना, तुम्हारी बहन ने ही कहा था। मुझ पे क्यों चढ़ रहे हो? अब आप भी उसी जैसी हैं। अगर आपको नॉवेल्स की इतनी इन्फॉर्मेशन ना होती तो अभी इतना ज़लील ना हो रहा होता। अच्छा बस कर दो, नहीं ले रही और वो वहीं से वापस मुड़ी। उसे बुरा लगा। अच्छा रुके, रियाज ने उसकी कलाई पकड़ कर रोका। बस दो, उसके अलावा और नहीं। जाने क्यों उसका दिल नरम हुआ। नहीं अब नहीं। अपनी कलाई खींचते वो वापस बाइक की तरफ चल दी। रियाज भी उसके पीछे भागता हुआ आया। चलो फिर बैठो, नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं कैब से चली जाऊंगी। जाने उसे किस चीज़ ने हर्ट किया था। सॉरी, इसीलिए नावल वाली से शादी नहीं करनी। एक तो इतनी मेहनत से नावल ढूंढो, फिर मनाओ भी। तो मैंने कब कहा कि मुझसे शादी करो? जाकर किसी अनपढ़ से कर लो जो पढ़ना ही ना जानती हो। ऊबर उसके पास आकर रुकी तो वो उसमें बैठ गई। रियाज वहीं उसे जाते हुए देख रहा था। कितनी देर वो ये नहीं समझ पाया था कि बात इज्जत के बारे में हो रही थी या किसी और के बारे में। बाइक स्टार्ट करते वो भी ऊबर के पीछे हो लिया। सेठ साहब, ये फैक्ट्री का नक्शा है। एक बड़ा कागज उसके सामने फैलाते आर्किटेक्ट ने उसे देखा। यहाँ से असाम साहब ने बैकडोर रखे हैं। एक जगह उंगली रखते मेंशन किया, यही जगह हमारे लिए भी काम आएगी। मतलब यहाँ से पेट्रोल के ड्रम निकाले जाएंगे। ये पेट्रोल आसाम को फैक्ट्री चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, और जब तक फैक्ट्री अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती वो अपना पेट्रोल इस्तेमाल करेगा। जब हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं अपने ड्रम सप्लाई करूँगा जो उसकी फैक्ट्री को धमाके की तरह उड़ाएंगे। यहाँ आसाम के कदम उखड़ेंगे, हम अपने कदम जमाएंगे। हंसते हुए वो पूरी प्लानिंग बता गया। ये प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले तो फैक्ट्री बनने में 1 साल लगेगा, फिर उसका नाम होने में 1 साल लगेगा, फिर कहीं जाकर आर्किटेक्ट ने टाइम टेबल सेट किया। नहीं, ये फैक्ट्री 6 महीनों में तैयार होगी। आसाम अपने तमाम अज़ाए लगाएगा और उसका नाम होने में 2 माह लगेंगे, टोटल 8 माह। इन 8 महीनों में उसे मेहनत करने देते हैं जितनी वो कर सकता है। उस जमीन और उस फैक्ट्री के लिए मैंने अपने हाथ खून से रंगे हैं। इतनी आसानी से सब थोड़ी जाएगा। खैर 13 साल बाद उसी जगह पे सेठ अली का झंडा लहराएगा, वो सोच रहा था, और आर्किटेक्ट उसकी सोच से बेखबर नक्शा रोल करके बगल के नीचे दबाता हुआ चल दिया। मोरे, बाहर 2 औरतें आई हैं। इज्जत जो अभी अभी गाड़ी से उतरी थी उनको अपने गेट के सामने खड़े देखकर हैरान हुई। फिर पलवशा को बताया। वो बाहर आई और इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। वो लोग बिनिश के घर से थी। असल में हम लोग जानते हैं ये मौका ठीक नहीं है। आपके भाई साहब बीमार हैं, लेकिन क्या करें, वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। लगता है कुछ दिन और रुकते तो सब हाथ से निकल जाता। फजूल की तहमत बांधी। बड़ी उम्र की औरत ने पलवशा को देखा। हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनकी बात पे पलवशा के तासरात बदल रहे थे। कौन से हमारे बच्चे? इन्हें बुरा लगा। इन्हें लगा शायद इज्जत की बात कर रही हैं, क्योंकि लड़के वाले ही ऐसे रिश्ते लेकर जाते हैं। महावीर और बिनिश। ओह अच्छा अच्छा। अब वो मुस्कुराई, क्योंकि वो बिनिश से पहले मिल चुकी थी। जी, हम चाहते हैं कि कोई रिश्ते की बात चलाए। अब दूसरी औरत बोली। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। अभी कुतुब साहब को बुलाती हूँ। फिर वहाँ महावीर और बिनिश की मंगनी की तारीख रखी गई, जो कि आज से 2 हफ्ते बाद की थी। महावीर जो मीलों दूर बैठा था, उसे खबर ही नहीं थी कि यहाँ क्या हो रहा है। तबीयत कैसी है? वो टीवी लॉन्च में बैठी थी जब आसाम उसके करीब आकर बैठा। वो जल्दी जल्दी आ गया था। ठीक हूँ, रिमोट रख कर वो खड़ी होने लगी। आसाम ने वापस बिठाया। नाराज होने की गलती नहीं करना। हाथ पकड़ते घूरा। हूँ भी नहीं हो भी नहीं रही। हाथ खींचते अश्विन ने मुंह बनाया, तो फिर बीवियों वाले नखरे कर रही है। उसके मुंह बसोड़ने पे आईब्रो उचकाए। जी नहीं, मैं आपको अपना शौहर समझती ही नहीं हूँ। हाथ जोर से खींचा। तो और क्या समझती हैं? गुलाम। वो सीरियस हुआ। खरीदार। आपने मुझे खरीदा है, उसे ये बात नहीं भूलती थी। नहीं खरीदा मैंने नहीं, मैंने बस आपके बाबा ने बेचा था तो मुझे लेना पड़ा, वरना अश्विन ने उसकी आंखों में देखा। वरना आप इस दुनिया में ना होती। उसके कान के करीब होते उसे डराना चाहा। मेरे बाबा मुझे बचपन में ही मार देना चाहते थे। धड़कते दिल के साथ पूछा। वो पहले ही खौफजदा थी। हाँ, वो तो मैंने देख लिया और कहा कि ये मुझे दे दे और मुझसे पैसे ले ले। उसके चेहरे से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। कितने पैसे चाहिए थे इन्हें? मुझे दिल के साथ पूछा।
1.5 करोड़ चाहिए थे इन्हें, लेकिन मैंने सोचा इतनी प्यारी गुड़िया को 1.5 करोड़ में नहीं, सीधा 2 करोड़ में खरीद लेता हूँ। उनका भी भला होगा और मेरा तो वैसे भी हो रहा था। उसकी आंखों में फैलती नमी को देखते वो रुका। बाबा ने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज़ में भी नमी घुली। मुझे क्या पता, शायद इन्हें तुम अच्छी ना लगती हो। वो अभी तक उसके दिल से खेल रहा था और अश्वे का दिल जैसे कोई मुट्ठी में लिए भीज रहा था। मैं बाबा से नफरत करती हूँ, वो उससे दूर हुई। मैं उनसे शदीद नफरत करती हूँ। वो मेरे प्यारे बाबा नहीं है। वो कभी मुझसे प्यार नहीं करते थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरे साथ प्यार का ड्रामा किया। बहती आंखों के साथ वो चिल्लाई। वो रियाज से मोहब्बत करते थे क्योंकि वो बेटा था। मुझे मुझे डांटते थे। उन्होंने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। वो ज़मीन पर बैठी, आपको पता है, उसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। वो हमेशा मुझे कहते थे कि वो मुझसे हिचकी बंधी बेटियां तो बाबा की जान होती हैं ना। वो मुझे जान कहते थे मैं उनके दिल का टुकड़ा हूँ। दिल को कोई ऐसे बेचता है, तड़प कर आसाम को देखा, दिल निकाल दें तो मर जाता है ना बंदा, तो वो जिंदा क्यों है? वो मर जाते। वो जो उसके कदमों में बैठी रो रही थी, उसके घुटने को थामा। मेरी जान है उनमें यार। वो कैसे मुझे मार सकते थे? आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ज़बरदस्ती खरीदा होगा। वो पीछे सिरकी। अश्वे, आसाम ने एकदम उसे बाजू से पकड़ कर उठाया। मैं मजाक कर रहा था। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिया। आप इतनी नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे थे, सब सच है, क्योंकि मैंने बाबा से खुद सुना था। उसके हाथों पे हाथ रखे वो उसे देख रही थी। क्या सुना था आपने? वो अंगूठों से उसके आंसू साफ किए। बाबा किसी से कह रहे थे, उन्होंने मुझे आपको सेल कर दिया था। कब सुना था? उसे सोफे पर बिठाकर पानी का जग से निकाला जब नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। लब्बों से गिलास लगाते हिचकी ली। ओ, यानी उस दिन उसने ये खबर सुनी थी। वो जो सोच रहा था कभी उसे नहीं बताएगा, वो तो पहले ही सब जानती थी। इस दिन भी वापसी पे उसने ये बात की थी, लेकिन आसाम मजाक समझा था। वो ऐसे ही कह रहे होंगे। आप प्लीज़ रोए नहीं। उसके आंसू आसाम को तकलीफ दे रहे थे। कितनी कितनी देर वो उसे बहलाता रहा। वो जानता था ये बात उसे तकलीफ देगी। वो कभी नहीं चाहता था कि एक बेटी का दिल अपने बाप से ख़राब होता। उसकी दुश्मनी हमीद से थी। वो बस हमीद को उसके ज़रिए तकलीफ देना चाहता था। पर यहाँ तो अश्वे दोहरी अजियत में थी। चेहरा ठीक करें। वो लोग कमरे में थे। अश्वे रो रो कर आंखें सुजा चुकी थी। नीचे इज़्ज़त और रियाज उससे मिलने आए थे। मैं नहीं जा रही। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था वहाँ से उठने का। क्यों नहीं जा रही? शाबाश, उठे, दिल बहलेगा। ज़बरदस्ती उसके कंधे के नीचे बाजू रखते उठाया। मुंह हाथ धो लें। इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। गर्दन के दोनों तरफ पे बिखरे बालों को समेट कर पीछे किया। जाए, अब बालों पे कैचर लगाते उठाया। वो भी नाचारा उठ गई। अच्छे से मुंह धोकर क्रीम लगाई। सांवला रंग मुरझा सा गया था। कशिश मांद पड़ती जा रही थी। आप भी आए। निकलते निकलते ख्याल आया तो रुकी। मैं क्या करूँगा? वो सोने लगा था। जो मैं करूँगी। उसके करीब आते उठने का इशारा किया। मैं नहीं आ रहा, और जिद भी नहीं करनी। आपने तकिया आंखों पर रखा। मैं भी नहीं जाऊंगी यार। वो आपके बहन भाई हैं, मेरे नहीं। और आराम से चली जाए, वरना मैं अपने तरीके से छोड़कर आऊँगा। वार्निंग देते उसे घूरा। अगली बार आपको पहले भेजूंगी। झुककर उसके बाल खींचे, फिर गले पे झूलता दुपट्टा सीधा किया और बाहर निकल गई। आसाम हैरानी से उसे देख रहा था। जंगली बिल्ली। तकिया गाल के नीचे अटकाते वो ऊंधा होकर सो गया। जल्दी नहीं आ गई? रियाज उसके सामने झुका। फिर वो इज्जत से मिली। ये तुम्हारी चीज़ें देने आए थे। टेबल पर पड़े पैकेट उसकी तरफ खिसका। ये किसने लिए? नावल निकाल कर देखते मुस्कुराई। कौन खरीद सकता है? रियाज ने जल कर कहा। इज्जत ने कंधे उचकाए। थैंक यू, मेरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। दोबारा शॉपर में डालते सीधी हुई। तुम रो के आई हो? इज्जत बहादुर उसे देख रही थी। नहीं, सो के। जल्दी से बात बनाई। कल थोड़ी तबीयत खराब थी तो ड्रिप लगाई थी, इसी की गंदगी थी। ड्रिप लगाने से नींद नहीं आती? रियाज बोला। नहीं आती, लेकिन डॉक्टर ने शायद इंजेक्शन मिलाया था, बस इसीलिए। कुछ छुपा तो नहीं रही? वो भाई था। मशकूक नज़रों से देखा। नहीं, क्या छुपाना है? सटपिटाई। ये तो तुम ही बताओ। कुछ नहीं है, फजूल में शक नहीं करो। और ये चाय पियो। मेड रिफ्रेशमेंट ले आई थी। हाँ, अब वो तुम्हें अपने प्राइवेट लम्हे तो नहीं बता सकती ना? मेड के जाने के बाद इज्जत बुड़बुड़ाई और अश्वे सुर्ख हुई। इज्जत अभी भी रियाज से नाराज थी। बकूल उसके वो उस पर एहसान करता था, और रियाज बाकी ये सोचता था कि वो उसके काम आकर एहसान ही करता था। आप लोगों को ये नावल का चस्का पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आया है? पहले भी था, बस पहले हम कॉलेज लाइब्रेरी से ही ले लेते थे। अब जबकि घर लाइब्रेरी
तो है, नहीं तो बाजार से लेने पड़ रहे हैं, अश्विन ने तफसील से बताया। तुम क्या जानो हम नावल्स पढ़ने वाले कितने एहसास होते हैं, हमारी एक अलग दुनिया होती है जहाँ हम ऐश करते हैं। इज्जत ने टेढ़ी आंख से देखते कहा, जिससे वो रियाज को जलाना चाह रही हो। उसे ख्वाबों की दुनिया कहते हैं, और जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। यह ऐश इशरत घर के कामों में बदल जाती है। एहसास दिल जब अम्मा के ताने तशने सुनता है ना तो बहुत जोर का टूटता है। अयाज ने पूरा घूमते उसकी आंखों में देखकर कहा, ये तुम लोग दुश्मन कब से बने हो? अश्विन हैरत से उनकी जली हुई बातें सुन रही थी। जब से तुमने नावल्स का कहा है, तुम्हारी वजह से। मैंने नावल्स लेने का कहा था, लड़ने का तो नहीं। तुम्हारे भाई ने ही शुरू किया था सब, वरना मुझे क्या पड़ी थी उसके मुंह लगने की। अब आपको मुंह लगा भी नहीं रहा, मैं लग भी नहीं रही। लगाऊंगा तो लगेंगी ना, तुम लगाओगे तब भी नहीं लगूंगी। बस बस। इनकी पटर पटर चलती जबानों को अश्विन ने रोका। तुम लोग बेशक एक दूसरे को मुंह लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अभी ये चाय को मुंह लगा लो, ये ठंडी हो रही है। हुर्स रियाज ने कप उठाया, इज्जत ने भी आगे होकर अपना मग उठा लिया। उनके जाने के बाद वो कमरे में आई तो असाम सो रहा था। अपनी साइड पर आते नावल साइड टेबल पर रखे, फिर दूसरा पैकेट खोला जिसमें उसकी कबर्ड वाली छोटी छोटी चीजें थी। जुटली कार्ड जो कॉलेज और स्कूल में दोस्तों ने दिए थे, और एक पत्थर काले रंग का, ये वही था जो असाम ने भेजा था। फिर कुछ याद आने पे असाम के गाल के नीचे से तकिया खींचा। वो जो गहरी नींद में था, एकदम से तकिया खींचने पर उसकी आंख खुली। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया था? कौन सा नंबर? अब चेहरा उसकी तरफ किया। मेरा मोबाइल नंबर, आपने शादी से पहले मुझे कॉल की थी, याद है आपको? वो उसे देख रही थी। मुझे नहीं याद। आंखें वापस बंद किए जवाब दिया, वही जब आप ये पत्थर भेजा था, उसी रात को आपने कॉल की थी, याद करें। मुझे फिलहाल कुछ भी याद नहीं है, और तंग ना करें, सोने दें। क्यों सोने दूं? मैं जाग रही हूँ, आप सो रहे हैं। कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही? आंखें खोलते उसे बतूर देखा, दुपट्टा सर से ढलकता कंधे पर झूल रहा था। जी हाँ जी, सारा दिन फ्री होती हूँ, कुछ करने को नहीं होता, बोर होती हूँ। अभी आप घर हैं तो मैं भी बोर ही हो रही हूँ। रोआन से होते वो देखा, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। अकेली कहाँ है, दानिया आप ही होती है। अबान अबान की तो बात ही मत करें, उसे आपने ही मना किया हुआ है ना। अच्छा, दानिया आप ही से ही दोस्ती कर लें। कैसे करूं? वो भी सारा दिन अपने कमरे में हो रहती हैं या अबान के पास। तो मैं अपना काम छोड़ दूं? आईब्रो उचका। क्यों? क्योंकि हर हाल को वो इनकार रही थी। नहीं, बस मेरा मोबाइल वापस कर दें। मोबाइल नहीं देना, उसके अलावा जो भी कहें। मोबाइल में क्या मसला है? मैंने कौन सा किसी गैर अरे गैरे को कॉल करनी है? बस। वो खामोश हुई। बस के बाद आगे कुछ नहीं है ना। ये जो नावल मंगवाए हैं ये पढ़ा करें। पढ़ लूंगी, शुक्रिया मशवरा देने के लिए। अश्विन को गुस्सा आ गया। मेरा मोबाइल वापस करें। मुझे नहीं पता हु पहले क्या हुआ था, भूल गई है? फजूल की जिद ना करें जो खुद नुकसान उठाती हैं। चेहरा दूसरी तरफ का फेरते वो उसका दिल तोड़ गया। अश्विन सब्र का घूंट भर कर रह गई। पता नहीं मोबाइल क्यों नहीं देता, बदतमीज। उसकी चौड़ी पुश्त को घूरते बुड़बुड़ाई, सलाम असाम शेख। अगले दिन वो ऑफिस बैठा था जब अननोन नंबर से कॉल आई। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। वो फाइल देख रहा था। आज बशीर एंड सेंजर्स कंपनी की डिलीवरी करनी थी और वक्त बहुत कम था। इनविटेशन कार्ड तो मिल गया होगा। महावीर ने गेट से दाखिल होते वापस बंद किया इनविटेशन। सोचते उसने टेबल पर नजर दौड़ाई। सामने ब्राउन कलर का कार्ड पड़ा था, जिसे उठाकर देखा। महावीर, अच्छा मुबारक हो भाई, बड़ी जल्दी मोहब्बत खत्म हो गई। लतीफ से तंज करते पूरा कार्ड खोला। अपनी बीवी के साथ आइएगा, इंतजार करूंगा। उसने तंज को इग्नोर करते महावीर टीवी लॉन्च में दाखिल हुआ। सामने पलाशा शॉपिंग बैग्स फैलाए जाने क्या कर रही थी। मेरा तो मुश्किल है, लेकिन अभी मिसेस को भेज दूंगा। दोबारा फाइल्स पे नजरें मस्कर की। जी बेहतर। फोन बंद करके जेब में डाला। देखो इनमें से कौन सा कल पहनेगी वो। फोन बंद करते ही पलोशा ने उसे मुखातिब किया। ये ग्रीन वाला। सी ग्रीन कलर पे निशान दही करते वो किचन में आया। पानी का गिलास बुआ को कहते वापस पलोशा के पास बैठ गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो वाकई बहुत खुश थी। महावीर को मनाने में ज्यादा मसला नहीं हुआ था। शादी तो करनी ही थी। अश्वे से पहले नहीं हो सकी तो अब कैसे होती? तो फिर क्यों ना वो बिलिश से ही कर लेता। कहते हैं ना, अगर वो ना मिले जिससे मोहब्बत है तो उसकी हो जाओ जो आपसे मोहब्बत करता है। वो भी यही कर रहा था।
मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। पानी पीकर वो कमरे में चला गया। 13 साल पहले वो असवंद और मुनज़्ज़ा का इकलौता बेटा था, बहुत लाड और बहुत प्यारा। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाला बच्चा असाम। उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात शुरू तब हुई थी जब उसकी माँ की इज्जत लूटी गई थी। वो अंधेरी रात थी, असवंद घर नहीं थे, इसलिए मुनज़्ज़ा के साथ वो सो गया, वरना उसका कमरा अलग था। रात का पिछला पहर था जब वो उठकर वॉशरूम गया। पीछे से कोई अंदर आया और उसकी माँ की आवाज़ बुलंद हुई। जब उसने देखा तो वो हमीद था। पास पड़ा औजार उठाकर मारने के लिए वो आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले हमीद ने उसे शीशे की बोतल दे मारी, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया था। कुछ दिन बाद खबर सुनी कि वो भाई के अहदे पर सरफराज होने वाला है, लेकिन इस खबर से उसके माँ बाप में लड़ाइयाँ होने लगी। वक्त गुजरा। 9 माह में उस नन्ही सी गुड़िया ने जन्म लिया, जिसका नाम अंजिश रखा गया। अंजिश उससे कई साल छोटी थी। मुनज़्ज़ा ने उसे अपने आगोश में लिया तो उसका बाप उसकी माँ से नफरत करने लगा। इसी टेंशन में सुनकर कारोबार ख़त्म होने लगा। एक दिन वो अपने स्कूल का काम कर रहा था जब असवंद उसके कमरे में आया। उसके हाथ बहुत सारी फाइल्स थी जो असाम को दी। ये हमारी ज़मीन और हमारी फैक्ट्रीज के कागजात, इनकी हिफाजत तुमने करनी है। ये असली कागजात हैं। इस बात को वहां से गुजरते एक शख्स ने सुना और उसने अपने प्लान में रद्दबदल किया। अगले 2 दिन के अंदर असवंत की मौत हो गई। यहाँ असवंत की मौत हुई, वहाँ मुनज़्ज़ा इस सदमे से चल बसी। ये कोई नहीं जानता था कि मुनज़्ज़ा कुदरती मौत मरी है या कुछ दिन बाद नन्ही परी नज़दिश भी खालिक के हकीकी से जा मिली। असवंत को कत्ल करते वक्त एक वीडियो बनाई गई जिसमें हमीद ने चाकू से असवंत पर हमला किया था। इसमें उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी, लेकिन हुलिया उसी का था। ये वीडियो मंजरे आम पे आई हमीद को गिरफ्तार किया गया। जिंदगी का रुख ही बदल गया। चुनाचा हमीद अब बड़े लोगों में शुमार होता था। असर रखूस से कुछ ही माह में रहा हो गया। आसाम जानता था ये कत्ल हमीद ने ही किया है, लेकिन हमीद मानने को तैयार नहीं था। 13 साल पहले हमीद की जुबानी। वो खुद नहीं जानता था ये कत्ल किसने किया है। वो किसी की दुश्मनी के भेद चल रहा है। इस सब वाकयात के बाद असमत का वकील हमीद के पास आया, जिसमें वसीयतनामा था। आसाम कम उम्र था, इसलिए वो तमाम जायदाद उसके नाम नहीं हो सकती थी। वो जायदाद हमीद के नाम की गई, एक शर्त पे कि अशवे के 18 साल के होते ही वो तमाम जायदाद खुद ब खुद उसकी हो जाएगी। यहाँ एक और हुक्म था उसके बॉस का, असद शेख का, जिसमें यह कहा गया था कि अशवे का निकाह अभी असाब से किया जाएगा। ये तमाम जायदाद अपने हकदार तक ऐसे पहुंचेंगी। लेकिन जब ये निकाह की बात असाम से की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो इस छोटी सी बच्ची से हरगिज निकाह नहीं करेगा। वहाँ वहाँ पे हमीद ने उसे पैसों के औज बेचा था, मिन्नतें तरले किए ताकि वो उसके सामने मजबूर जाहिर हो, और असाम को मौका मिला था बदला लेने का। वहाँ उनका निकाह हुआ। उनकी बेटी तमाम जिंदगी के लिए उसके नाम से मंसूब हो गई। 13 साल पहले आसाम वो उस घर से निकल गया क्योंकि असवर ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था, जिसे उसके बाप और उसकी माँ को कत्ल किया गया था। वैसे ही उसकी जान को खतरा था। उसने 3 साल दर बदरी में मेहनत मजदूरी करके गुजारे, फिर दोबारा से तालीम शुरू की। वो बहुत काबिल और ज़हीन था। इसकी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे किसी पेड़ की होती है। उससे काम तो सबको होता है, लेकिन अपने मतलब के लिए उसने उसी को गमीनत जाना। और 13 साल बाद जब वो 25 साल का हुआ, वो वापस उसी जगह आया जहाँ से निकला था। 5 साल में उसने अपना कारोबार सेट किया। अपना घर जहाँ उसके माँ बाप होते थे उसे सेट किया, उसका नक्शा ही बदल दिया। इन 5 सालों में इन तमाम लोगों के हर हर दिन का पता लगाया। उसकी ज़िंदगी कैसी थी, कैसे है, क्या क्या उन्होंने खोया और क्या क्या पाया। फिर वो दोबारा से हमीद की ज़िंदगी में आया, अपनी बीवी को लेने, अशवे आसाम को अपना बनाने के लिए, क्योंकि वो जानता था अगर वो उसकी हो गई तो सब कुछ उसका हो जाएगा। और ये मखसूस डायलॉग नहीं था, हकीकत सब कुछ उसका हो जाता। आपके कज़न की एंगेजमेंट हो रही है। वो कमरे में आया तो अश्विन नावल पढ़ रही थी। मुतवज्जो करने के लिए बात बनाई। कौन सी? बेध्यानी में एक नज़र उसे देखा। कौन सी नहीं कौन से? उसके हाथ से नावल लेकर साइड पे रखा। मैं पढ़ रही थी, बीच
पेज गुम हो गया। ऐसे उसे बंद करते देखकर रोमांसी हुई। कुछ नहीं होता, दोबारा मिल जाएगा। कप फोल्ड करते उसके पास बैठा वो उसे घूर कर देख रही थी। महावीर की मंगनी हो रही है, उसकी आंखों में देखते कहा जैसे वो कुछ जानना चाह रहा हो। किसकी? एक लम्हे के लिए अश्वेत समझ नहीं पाई कि उसने क्या कहा है। महावीर। उसका रंग फक हुआ। हाँ, जी महावीर की इनविटेशन कार्ड आया है। वो उसे मुसलसल देख रहा था, चेहरे पे आते जाते रंग। आपको उससे मोहब्बत है? जाने क्या सोचकर अचानक पूछ लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे लगा अगर उसने सच बोल दिया तो सारी जिंदगी के लिए आसाम की नजरों से गिर जाएगी। तो फिर हम लोग कल जा चलेंगे। ठीक है। उसका हाथ पकड़ा जो सद पड़ रहा था। उसे अच्छा लगा कि अश्विन ने इनकार किया है। बेशक झूठ था, लेकिन उसका दिल मुतमईन था। मैं चेंज कर लूं, फिर खाना खाते हैं। हाथ थपथपाते उसके पास से उठ गया। पीछे कितनी देर अश्विन साख्त बैठी रही। इज्जत ने सच कहा था, महावीर उससे मोहब्बत नहीं करता था। फिर वो क्यों उसके लिए कितना पागल हो रही थी। मुझे भी नहीं है मोहब्बत किसी से भी। सर झटकते दोबारा से नावल उठा लिया। चले, अभी वो ढूंढ रही थी। शाम दोबारा नाजिल हुआ। आप खा ले, मुझे भूख नहीं है। मैं अकेला बैठकर खाऊंगा। उसे जबरदस्ती उठाया। अश्विन पीछ फोल्ड करते फोल्ड करते उसके साथ आगे। खाना पहले से ही टेबल पर लगा हुआ था। मुंह क्यों फुलाया हुआ है? कल एंजॉय करना। अच्छा है ना, मामा बाबा से मिल लेंगे। मुझे नहीं जाना, एकदम से कहा। जाना तो पड़ेगा। निवाला लेते घूरा। जरूरी है क्या? वो लोग हमारे रिसेप्शन पर आए थे। शिकवा किया। वो महावीर का सामना नहीं करना चाहती थी। तो हम उन जैसे नहीं है ना। वो कभी भी अश्वे को उसके बाप से ना मिलने देता, लेकिन वो ये जरूर चाहता था कि महावीर देखे कि अश्वे उसके बगैर कितनी खुश है। उसे जेलसी भी कह सकते हैं। मैं क्या करूंगी वहां जाकर? मेरा दिल नहीं करता जाने का। यहाँ खुश हूं मैं। तो वहां सबको बताएंगे ना हम यहाँ खुश हैं। साथ साथ वो खाना भी खा रहे थे। नहीं, मुझे नहीं जाना, वहां बोर होंगी। हरनाक के इज्जत के होते वो कभी बोर नहीं हो सकती थी। अब की बार असाम ने कुछ नहीं कहा। वह खामोशी से खाना खाता रहा। फिर हम लोग नहीं जा रहे ना? कमरे में वापस आते अश्विन ने दोबारा कंफर्म किया। जा रहे हैं। हम क्या करेंगे वहां? डांस। वो हाजिर आया। मुझे नहीं आता। पाँव पटकते वो पास से गुजरी। आसाम ने कलाई पकड़ते उसे हारस में लिया। अश्विन का दिल धक से रह गया। मैं सिखा दूंगा। कंधे पर थोड़ी अटकाई। आपको आता है? अश्विन की पुश्त उसके सीने से लगी थी। हाँ, थोड़ा बहुत। मुझे थोड़ा बहुत भी नहीं आता ना। कसमसाते अलग होना चाहा। मैं आपको ऐसे पहले अपने करीब करूंगा। हारिस को मजबूत करते गोया हुआ। मैं आपकी गर्दन पे बाइट करूंगा, फिर झुककर गर्दन पर होठ रखे। वो आंखें खोले से सुन रही थी। उसके लम्स से उसका पूरा वजूद सर्द हुआ। फिर कंधों पे फिर कांधे पे होंठ, अब कांधे पर सरहाए। आंख दबाते वो उसे समेटने पर मजबूर कर गया। फिर घुमाकर आपका रुख अपनी तरफ मोड़ूंगा। उसे घुमाते सामने किया। फिर झुककर उसके सर को पीछे गिराया और आपकी शहरक पर एक बुसा दूंगा। झुककर उसकी शहरक पर होठ रखे। अश्विन की रूह तक कांप गई। चुप। आगे कुछ नहीं। तेजी से सीधी हुई। फिर कंधे कंधे से ब्लाउज का तेजी से उसके होठों पर हाथ रखा। बस कांपता हाथ उसके होठों से टकराया। मुबादा वो बेशर्मी की हद ही ना कर दे। डांस सिखा रहा हूँ। वो पुरताश निगाहों से सुर्ख होती इस लड़की को देखा जो बस गिरने वाली थी। नहीं, ये डांस नहीं है। उसे पीछे करते अलग हुई। और क्या है? वो होश उसे अपनी निगाह नजरों में रखे हुए मुझे नहीं पता। लहस्ती पलके उठाकर उसे घूरना चाहा, लेकिन उसकी बेबाक नजरों ने अगले ही लम्हे उसे वापस गिरने पर मजबूर कर दिया। उफ, ये पलकों का चिलमन। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था और अश्विन जान बचाती ड्रेसिंग रूम में घुस गई। असाम ने बामुश्किल अपना